हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन कि आज बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब की तो जनसभा रखी है, इसलिए आप सब सम्मिलित हुए, आपका धन्यवाद। अब अपन चाहते हैं कांग्रेस को अपन मतदान क्यों करें और कांग्रेस की सरकार क्यों बने, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर अपन अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो आप कांग्रेस को मतदान करें। गरीब, लाचार, असहाय व्यक्ति जिनका कोई भाई पड़ोसी कोई मदद नहीं करता है, उनका 25 लाख का बीमा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो आप जब मतदान करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखें कि मेरा एक वोट बहुत कीमती है। उस आम आदमी, जरूरतमंद आदमी के इलाज के लिए जो 25 लाख रुपए सरकार दे रही है, वो आपके मत से निर्णय होगा। इसलिए मतदान करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या ये योजना सही है या गलत, ये फैसला आपको करना है। क्या ओपीएस योजना जो राज्य सरकार ने लागू की, क्या वो योजना सही है या गलत, इसका निर्णय आपको करना है। ये तभी संभव होगा आपके द्वारा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने पर। क्या राज्य सरकार के द्वारा जो कोरोना काल में माननीय मेवाराम जी जैन एक योद्धा बनकर राजकीय चिकित्सालय में 24 घंटा अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्या वो सही था या गलत, ये फैसला आपको करना है। 25 नवंबर को ये फैसला आपके हाथ में है। इसी प्रकार से राज्य सरकार की कई अन्य कल्याणकारी योजना है जो हम जैसे दलित पिछड़े लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। बाकी सरकारें हमारे बारे में नहीं सोचती है। अभी माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू में आए थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा। बस मेरा राम राम हर घर के अंदर देना। अरे राम का नाम तो हम ऐसे ही लेते हैं, मरते वक्त उस समय राम का ही नाम लेते हैं, ये तो हमें वैसे ही मालूम है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा कि राज्य सरकार, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं छेड़ी। बस एक ही राम राम देना, घर घर जाना, मेरा राम राम कहना, ऐसा नहीं होगा। आज जो वर्तमान देश के हालात हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हम कहाँ हैं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये तो 100 सीटें हैं और हम वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आने इनका श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब की जो नीतियाँ हैं, वर्तमान चिरंजीवी योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवाई मिल रही है। आज एक आम आदमी को बुखार आ जाए तो कम से कम 1000 रुपये लेकर के निकलना पड़ेगा, और आज हॉस्पिटल में जाओ तो एक पैसा नहीं लगता है। आज गरीब के घर में अगर बीमार हो जाए तो उनको सोचना पड़ता है पैसा है कि नहीं है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसके इलाज के लिए हमने देखा है कि कई बार तो बेचारों को इलाज कराने के लिए घर तक भेजना पड़ता है। ये सब हुआ है, मगर श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के बाद ये निःशुल्क दवाई योजना लागू होने के बाद गंभीर से गंभीर बीमारियां सही हो रही है। तो ये जनता का फायदा है, सबका फायदा है। तो इसका आपका जो इतना दीर्घ अनुभव है वो समाज ले सके और हमें भी प्रेरणा मिल सके, इसलिए आप मेवाराम जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आगे बैठे, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपन आधा घंटा लेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सके। इसलिए आप अपने अनुभव शेयर करें और अभी स्टेज पे आके अपने विचार रखें। जय भीम, जय भारत। मीटिंग में पधारे हुए समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और मेरे प्यारे बच्चों, पहले अपन एक नारा लगाएंगे जोरदार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज अपन सभी
बाड़मेर के विकास पुरुष, नेक, ईमानदार और सब गरीबों के हितैषी और हम सब की बात सुनने वाले हमारी माटी के जय जन्मे श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब, जो अभी विधानसभा में प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में अपन सभी लोग यहाँ आए हैं। और जब तक मेवाराम जी आएंगे, मैं सोचता हूँ ये मैदान और ज्यादा खचाखच भर जाएगा। जिन लोगों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बाद में कुर्सियां नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप बहुत समझदार हैं कि बाद में आएंगे वो खड़े रहेंगे। आज अपने को पता है कि इस देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव की जो हवा चल रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। पूरे देश का जो यदि आपने सोशल मीडिया को देखा है, सुनते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो ये टेलीविजन है, अखबार है, ये तो कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और वो तो रोजाना गोदी मीडिया बन गया। और वो जो सही समाचार नहीं दे रहा है, वो वही समाचार देता है जो मोदी उनको कहता है कि तुम लोगों को मेरे से विज्ञापन लेने हैं, फायदा लेना है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के ये सारे अखबार, टीवी चैनल सब इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और वो सब लोग जो समाचार दे रहे हैं, वो लोग सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं सोचता हूँ आज कोई 10% लोग टीवी देखते हो तो पता नहीं, बाकी हमारे इस देश में जब टीवी आया तो लोग टीवी के सामने खूब बैठ करके और मनोरंजन का लाभ लेते थे। लेकिन अब इतना खराब कर दिया इस टीवी को, अखबारों को और इन सारे साधनों को, सरकारी मशीनरी को, तो क्या हालत है वो सब आप लोगों के सामने है। हमारे देश के अंदर एक गूगल है और गूगल के अंदर यदि आप लोग टाइप करो कि इस दुनिया में सबसे झूठा आदमी कौन है, सबसे झूठा बोलने वाला कौन है, तो आप देख लेना गूगल करके, उसमें एक नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा? नरेंद्र मोदी। क्योंकि वो झूठ ही बोलता है। उसने 10 साल पहले जब देश के अंदर ये 14 के अंदर चुनाव से पहले ये गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुजरात के लोगों को कितना न्याय किया वो गुजराती लोग जानते हैं, दूसरे देश के लोग जानते हैं। और उसने जब आया तब कहा था, बड़े बड़े वायदे किए थे। जो लोग हमेशा पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको पता होगा कि मोदी जी ने कहा कि मैं हर साल देश में नौकरियां दूंगा। कितनी? 2 करोड़। इस देश के अंदर 2 करोड़ नए लोगों को मैं रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा सरकारी। और हालत यह है कि अब इस देश के अंदर लाखों लोगों को उसने घर भेज दिया। नौकरियां देनी तो बहुत दूर की बात रह गई। एक नौकरी नहीं दी, जो नौकरियां थी वो प्राइवेट लोगों को देने के चक्कर में हमारे देश की रेल बेच दी। हमारे देश का सारा जो बंदरगाह थे, हवाई अड्डे थे, जो अस्पताल थे, जो सरकारी बड़े बड़े अंडरटेकिंग होते हैं, PSU, उन सबको बेच करके वो नौकरियां खत्म कर दी। आज हमारे देश में रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन इसको अडानी अंबानी को बेचना है, इसलिए उसमें भर्तियां हो गई, लोगों का सिलेक्शन हो गया, सारे हो गए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं करा था। ऐसे हमारे मोदी जी जो है देश के नौजवानों के साथ में झूठ बोला कि मैं हर साल इस देश में
2 करोड़ नौकरियां दूंगा। उसके बाद मैं कहा कि मैं इस देश से 3000 आदमी हटा दिया, मैं और साल लगा ग्रेफ में 3 ये करेंगे। ये हमारे जो समाज में जो नीचा समाज है, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों में खुशहाली केवल मात्र इसलिए आई कि सरकारी नौकरियों में पढ़ लिख करके हमारे लोग लगे, और उसके कारण से हम लोग थोड़े से आर्थिक रूप से ठीक हुए। लेकिन हमारे देश के ये जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, उन्होंने नौकरियां हटाने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आप लोगों को पता होगा कि देश के अंदर आज जहां भी जाओ, हर जगह बिना पैसे दिए हुए काम नहीं होता है। और केंद्र के जितने महकमे हैं, बड़े बड़े महकमे हैं, जहाँ अरबों खरबों रुपए का जो टैक्स कलेक्शन होता है और कई प्रकार से आता हूँ, सारे महकमों का बंटवारा ढाल कर दिया। और जो कहता था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, उसने 2 लोगों को ही छूट दे दी। आप जानते होंगे नाम कौन है? अडानी और अंबानी। धन्यवाद। तो इसने इसके ये 2 आदमी हैं, एक है मोदी, दूसरा है शाह, अमित शाह। ये 2 लोग, और इनके 2 लोग हैं अडानी और अंबानी। अभी जो एक खबर आई थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने ये जो सेंसेक्स, ये जितने भी अपने देश के अंदर शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट के अंदर हमारे देश का वो आदमी जो 15वें नंबर पर था, वो इस देश में पहले नंबर पर आ गया। कौन आया? गौतम अडानी। गौतम अडानी कैसे आ गया भाई? उसने फर्जीवाड़े किए। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दुनिया की, और उसको पता चलते इस देश के अंदर बेचारे शेयर्स में जिन्होंने पैसे डाले, वो धड़ा के और वापस नीचे चला गया। लोगों का खरबों रुपए का नुकसान हो गया। वो सब किस लिए हुआ? कि उसके पीछे मोदी जी का हाथ था, और मोदी जी ने जो है इसको फर्जी तरीके से, इसके ऊपर कोई नियम नहीं है। हमारे देश के जो अर्थशास्त्री, जो का नॉलेज कहते हैं कि हमारी बैंकों में कर्ज किसी आदमी को कहाँ तक दे सकते हैं, तो वो कहते हैं कि एक आदमी के पास 100 रुपए की पूंजी है, तो उसको अधिक से अधिक 200 रुपए का कर्ज दिया जा सकता है। लेकिन इस अडानी की संपत्ति तो कुछ नहीं है, और 100 रुपए की जगह उसको 300 रुपए का कर्जा दे दिया। अब देखो, हमारा रिजर्व बैंक डूबेगा कि नहीं डूबेगा? हमारे देश के शेयर नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? ये सारा पैसा अभी के ताजा आंकड़े हैं, इस देश के अंदर 17 लाख करोड़ रुपए पैसे वालों के माफ कर दिए। किसने कर दिए? सरकार ने। सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? मोदी जी की। इनको जो है 17 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर एक बार चला था कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए तो सरकार बहुत अच्छी। तो फिर पता किया कि भी किसानों का कर्जा सरकार से कितना ले रखा है, तो 5000 करोड़ रुपए। 5000 करोड़ रुपया कितने करने के बाद में एक नया पैसा किसानों का माफ नहीं किया, और उनके गुड़किया निकालना, उनके खेत पर जो है वो सारे कब्जे करना, ऐसी कार्रवाई जो है हमारे इस राज्य में हुई, और किसानों के 5000 करोड़ रुपए माफ नहीं किए। और अडानी जी के, अंबानी जी के ऐसे जो बड़े बड़े गन्ना सेठ है, उनके 17 लाख करोड़। आप यदि पेपर पे लिखो ना, तो पूरा एक पेज भर जाएगा।
इतने 17 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इस देश का बजट है, पूरे केंद्र सरकार के इतने महकमे हैं, सेना से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, रेलवे से लेकर के, इन सारे और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों से लेकर ये राष्ट्रपति जी की तनख्वाहों से लेकर के जितने सबका खर्चा इस देश में एक साल का है 42 लाख करोड़। और इस सरकार ने जो है कर्जा माफ कर दिया सेठों का 17 लाख करोड़। आप अंदाज लगाओ कि ये सरकार किसके पक्ष की है? क्या ये गरीबों की है? जिस समय में कोरोना हुआ उस समय में लोग कितने परेशान हुए, और हमारे ये जो बड़े बड़े नेता लोग जो हैं वो कर्नाटक में, बंगाल में चुनाव में घूम रहे थे और लोग मर रहे थे। यूपी के अंदर लोग इतने मरे कि उनकी लाशें जला नहीं सके तो नदियों में बहाती। ये लोगों ने देखा है, जो समझदार है उनको पता है कि जिस समय में देश में जरूरत होती है तो ये कोई काम नहीं आते हैं, और बड़े बड़े सेठों के कर्जे 17 लाख करोड़ रुपए माफ करते। तो ये जो है इस देश के अंदर जो हालत है, कहा था कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं लोगों को ऐसी बढ़िया सरकार दूंगा, मोदी है तो सब बढ़िया होगा। तो ऐसे ऐसे नारे देने वाला हमारे देश का केंद्र का शासन, और उसके कारण से हमारे सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। रिजर्व बैंक बर्बाद होने के उसके ऊपर है। तो ऐसे काम किए। एक तरफ हमारे प्रदेश की जो सरकार है, गहलोत जी जो शासन कर रहे हैं, तो इनको हमेशा परेशान रखा। कैसे परेशान रखा कि मध्य प्रदेश में सरकार तो बनी कांग्रेस की, और थोड़े टाइम बाद में जो एमएलए थे उनको खरीदने का काम शुरू किया, और करोड़ों रुपए देकर के और खरीद करके सरकार चेंज कर दी। महाराष्ट्र में सरकार बनी, उसको इन्होंने खरीद करके और सरकारें बदल दी। तो राजस्थान में भी इन्होंने कोशिश किया कि यहाँ भी ऐसा काम करो कि ये कांग्रेस की सरकार को बदल दो, इनको खरीद लो। लेकिन हमारे ऐसे कुछ एमएलए जो नहीं बिके, उसके कारण से राजस्थान की सरकार बची रही। लेकिन परेशान करने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। आज जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उनको पता होगा कि एक ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय, उसके द्वारा लोगों के घरों में जा करके छापे डलवा रहे हैं। अरे वे छापे डलवाने थे तो इस देश का इतिहास रहा है कि चुनाव घोषणा होने के बाद कभी भी ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने छापे डालने का काम बंद कर दिया। लेकिन हमारे जो देश के महामना है वो तो कह रहे हैं कि मैं तो सबको जेलों में डालूंगा। अरे भाई जेलों में डालोगे, कितने साल डालोगे, डालो तुम। लेकिन नहीं डरने वाले लोग नहीं डर रहे हैं, और इस देश के अंदर एक आतंक फैला रखा है कि मैं तो ईडी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सीबीआई के द्वारा लोगों को जेल में डालूंगा। देश के चाहे केजरीवाल है वो इनका विपक्षी, पंजाब का मान है वो इनका विपक्षी, ममता है बंगाल में वो इनकी विपक्षी, और जहाँ जहाँ जो विपक्षी सरकारें हैं उन सबके राज्यों में जो है इनकी आतंक मचा रखा है। तो हमारे देश के अंदर जब चुनाव के बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कर रहे हैं। तो पूरे देश के लोगों का अब ऐसा सोचना है कि अब ऐसी सरकार जो गरीबों के खिलाफ हो, जो मध्यम वर्ग के खिलाफ हो, जो लोग गरीब लोगों के खिलाफ हो, जो गरीबों का किसी प्रकार का फायदा नहीं करना, बड़े बड़े पैसे बांट रहे, फिर एवढिया गरीबों में जो है इस प्रकार का योजना ला करके और इस लोगों को ये जो राहत दे रहे,
तो मैं आज हॉस्पिटल में जाओ तो किसी प्रकार की आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। 25 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज चाहे हमारे बीमार हो जाएं तो 2-4 लाख 5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन कोई ऐसा कोई बात हो जाए तो 25 लाख तक की सरकार ने गारंटी ले रखी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं तो कितनी सुविधा। दूसरा, जितने टेस्ट है सब आपके फ्री में किए जाते हैं। आपको कोई टेस्ट जो है बाहर से कराने की आवश्यकता नहीं है। बाड़मेर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं कि आप कोरोना काल में देख रही हैं, अब भी देख रहे हैं आप लोग। और इस बाड़मेर के अंदर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, जो आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ में जितने लोग पहले जो गुजरात जाते थे वो सब जाने रुक जाएंगे। आज ही समाचार था कि कैंसर जैसे रोगों का इलाज बाड़मेर में होने लग गया। तो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर कोई सरकार यदि काम करती है तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को आगे और लाना है। उसके साथ में बाड़मेर में 33 जिले थे, 33 ही मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। 33 जिलों में 33 नर्सिंग जो कॉलेज पहले कहाँ थे। हमारे जो ये कंपाउंडरों की जो ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे हर जिले में एक एक नर्सिंग जो कॉलेज खोल दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश के स्कूल खोल दिए। क्या चाहिए आज हमें पढ़ाई पर। आज हमारे गरीब लोगों को कोई कहे कि पढ़ाई कराओ तो पहली बात तो स्कूलों में भेजना मुश्किल, दूसरी बात है इंग्लिश स्कूल में भेजना और भी मुश्किल। लेकिन इस सरकार ने तय किया है कि हमारे राजस्थान के अंदर गरीब लोग इंग्लिश की पढ़ाई करें। इसके लिए सब जगह इन्होंने जो इंग्लिश स्कूल खोल दिए। अब आप देखो इतना पढ़ाई का काम सस्ता हो गया। इसके साथ में जो ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारी जो भी लगते हैं, तो इस सरकार ने जो है केंद्र सरकार से चालू हुआ कि भाई इस देश के अंदर कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। अरे जो कर्मचारी 35 साल तक राज्य की सेवा करता है, आगे चेयरमैन साहब पधार जाओ। विकास पुरुष मेवाराम जी जैन साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है साथ दे रहे हैं, उनके निर्देशों में काम कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब का धन्यवाद। और अब बहुत समय की मर्यादा को देखते हुए मैं मेरी राम राम साहब, जय भीम साहब। ताराचंद जी ने आज जो पूरी बात बताई अपन ने, पूरे भारतवर्ष की दुर्गति केड़ी हो रही है मोदी सरकार द्वारा। और आप तो बात बाड़मेर ही करना सा के माननीय श्री मेवाराम जी जैन साहब विशेष तौर अपने जटिया समाज रो काम कभी भी आप ले लिया तो अपना काम करियो है। रोड लाइट पानी हर चीज रो काम करियो है। और समाज में जो भी धरोहर आज अपने समाज में जगह भी बनोड़ी है, सामुदायिक सभा भवन, तो माननीय मेवाराम जी साहब री बदौलत बनी। ठीक है। और एक बात है कि साहब आजकल एक नारो चल रही है कि बाड़मेरी बेटी, बाड़मेरी बेटी हर न्यूज पेपर में हर रोज आवे जावे रोवे रोवे बात करे कि बाड़मेरी बेटी। जदे बाड़मेरी बेटी रो नाम आवे तो जदे कोरोना काल हो, जदे आ बेटी कटे अट बाड़मेर में कोनी। ठीक है। जदे अटे काम कौन आयो, अपना माननीय श्री मेवाराम जी जैन साहब आया अपना काम। ठीक है। कर्णाराम जी जब मने भी कोरोना हो तो मारे भी मारी लुगाई मन रोटी पकड़ा दी, आगू में पकड़ा दी कि भाई कोरोना में हो जावे आप टाबर है तो याद रहे तो है रहता। तो माननीय श्री मेवाराम जी जैन साहब एक आदमी शख्स जो पूरा दिन अस्पताल में बीतता, काम करता, हर चीज में
मतलब मेहनत करता और काम करियो। आज आप दिन आपणो पे आपरो काम कर लियो। आज अपन 25 तारीख रो दिन आवेला अपन कने, तो अपन ने हैंग मिलन एक मुश्त एक मशीन माने एक ही खड़को दबेला, वो हाथ रो दबेला और मेवाराम जी रोही नाम चेहरो मत दबेला, ठीक है। और मैं को माता बहना ने और मैं एक बात कहूँ कि अभी ये ट्रेन चल रही है, रोवे क्योंकि रोवे है पल्ला भी बिसावे, तो आपने भावुकता में नहीं जानो। आपने मेवाराम जी रो काम देखो है, 15 साल अपन कितो काम करियो है, विशेष अपनी समाज माते कितो काम कियो है, कोई हद नहीं गुपार है। तो मेहरबानी कर दो, वोट हाथ में दीजो, आगो बाजो लेख जो मची हाथ में खटको दबाई जो। मैं एक नारो बोलूंगा, ते भेड़ा बोलूंगा, मेवाराम जैन जिंदाबाद, मेवाराम जैन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और मैं धन्यवाद दूं केला जी ने, उमा शंकर जी ने और पूरा वार्ड ने एक बढ़िया शानदार मीटिंग करी, ए वास्ते घणो घणो धन्यवाद। जय भीम, नमो बुधाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। और मेरे वार्ड वासियों, मेरा एक ही निवेदन है, सभी वक्ताओं ने मेवाराम जी के बारे में बहुत कुछ कहा है और वास्तव में उसके हकदार भी है वो। जैसा कि कोरोना काल में देखा आप लोगों ने, सभी अपने घर में दुबके हुए बैठे थे और मेवाराम जी अपने एमएलए साहब पूरा टाइम अपना अस्पतालों में दे रहे थे। कोई भी उनके पास गया तो खाली हाथ नहीं लौटा होगा, चाहे कोई भी काम हुआ। कुछ टाइम पहले की बात करूं तो अपने वार्ड में कुछ समस्याएं थी, तो मैंने जाके बात की, कुछ लोग 4 लोग हमारे साथ में चले थे, मेवाराम जी हमारे वार्ड में ये समस्या है, और तुरंत अपने वार्ड में आके उन्होंने सभा की कि आपकी जो समस्या है उसका तुरंत समाधान होगा। और उन्होंने हाथ बुला के पीएचडी वालों को सबको बुला के उस समस्या का समाधान भी किया। ऐसे सिंपल एकदम, जब भी किसी को भी मिलना, छोटा बच्चा जाए क्यों नहीं जाए, उनसे मिलना चाहे तो उनसे मिलने वाले ऐसे मिलनसार व्यक्तित्व को अपन वोट देके विजय बनाना है। अपन सभी को पर्सनल कोई भी प्रकार का कोई राग द्वेष कोई भी प्रकार को ऐसा हो तो उसको छोड़ के अपने बाड़मेर के भविष्य के लिए, बाड़मेर के विकास के लिए सिर्फ मेवाराम जी को ही वोट देके और विजय बनाना है। मेरा यही सभी से अनुरोध है। जय भारत। मंच पर विराजमान आदरणीय चेयरमैन विद्युत माली साहब, ताराचंद जी साहब, जेड़िया साहब, कर्णाराम जी, सभी सम्मानित मंच के सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवाओं, साथियों, आप सभी से मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आज बाड़मेर में आज सवेरे की बात बताता हूं कि सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं निर्दलीय प्रियंका जी चौधरी टूटी, उनके ऊपर आदमी भेज के हमला करवा रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। उनका अभी तो वो विधायक बने नहीं है और विधायक बनेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, अभी से उनका हितार्थ तक है। अब आप सोचो कि बाड़मेर में जो अमन चैन शांति से हमारी बहन बेटी आराम से बैठ रही है, घूम रही है, फिर रही है, बाजार जा रही है, तो ये सब मेवाराम जी जो कानून व्यवस्था में एक अच्छी व्यवस्था बना के रखी, इसीलिए अपन आराम से बैठे आ रहे, घूम रहे, जा रहे, फिर रहे। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, बाड़मेर के लिए, शहर में शांति के लिए आप मेवाराम जी को वोट करें 25 तारीख को। अब बात करता हूं मैं, हालांकि मेवाराम जी 36 कौम के नेता हैं, मैं मेरे समाज की बात करूंगा। पिछले 15 सालों में मेवाराम जी ने मेरे समाज को जो सभा भवन है, जो लाइब्रेरी, पार्टी मेवाराम जैन, मेवाराम जैन, कांग्रेस पार्टी मेवाराम जैन। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, बहुत जोरदार तालियों के साथ मेवाराम जी का स्वागत करें। मेवाराम जैन, मेवाराम जैन, कांग्रेस पार्टी, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। आप सभी से निवेदन है, आप सभी मिला जाए, कुछ मिला जाए, सभी आपसे निवेदन है।
कौन से हैं? आदरणीय मेवाराम जी पधार गए हैं साहब। आपका वार्ड नंबर 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरी वाणी अभी यही विराम दूंगा क्योंकि साहब को आगे भी जाना है। मैं और अपनी मीटिंग में और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज वार्ड नंबर 14 में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मेवाराम जी जैन पधारे हैं और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं आज वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके लिए बहुत बहुत सीनियर सिटीजन को भी धन्यवाद कि उन्होंने आज ताराचंदी जाटो साहब के नेतृत्व में ये ताराचंदी काफी सालों से 47 से भी RSS के सदस्य थे। अब उनको भी मालूम हो गया कि कौन बीजेपी कैसी सरकार है तो इन्होंने भी कांग्रेस की दामन सामने का निर्णय लिया है। तो ताराचंदी और पहले में प्रसाद से नियोजन होगा सभी को सदस्यता ग्रहण करा दे तो वो बढ़िया रहेगा। हाँ इधर आ जाओ सदस्यता नाम है तो ताराचंदी आओ नाम बोलो ताराचंदी नाम बोलो हाँ विस्ताराम जी फुलवारिया विस्ताराम जी बोकुलिया मिश्री बल्ली मौर्य तिलोचंद जी फुलवारिया पोकर जी फुलवारिया ताराचंद जी चौमिया लीलाराम जी सिंगाड़िया केशुराम जी जेड़िया बंसीलाल जी फुलवारिया भंवरलाल जी जेड़िया दयाल जी गोसाई पूनम जी खोरवाल प्रताप जी चौमिया केशुराम जी बंसीलाल जी फुलवारिया मिश्रीमती मौर्य आइए और युवा में जो लीलाराम जी सिंगारी आओ रिटायर अभी लीलाराम जी हमारे समाज के कोषाध्यक्ष है जटिया समाज के कोषाध्यक्ष लीलाराम जी सिंगारिया खियाराम जी सिंगारिया और युवा साथियों में भी नाम है धन्नाराम जी सिंगारिया धन्नाराम जी सिंगारिया। अरे भी थोड़ा व्यवस्थित तरीको रखो भी इस जटिया समाज की पावन धरा थोड़ी सी विपरीत थी लेकिन आज उनको कांग्रेस की नीति समझ आ गई है और संपूर्ण जटिया समाज जोरदार तालियों के बीच स्वागत करे कि पूर्ण जटिया समाज मेवाराम जी के नेतृत्व कराए। तालियों में कंजूसी ना रखे आप। माल्यार्पण के लिए राकेश जी तेजमालता माला पहनाकर स्वागत करें। कैलाश जी फुलवारिया और माला भी आप डाल दें। माला नाम फटोफट ले लो वही जो वो ना दे रहा है एक ही रखो। इस कार्यक्रम में जो सीनियर सिटीजन हमारी जो बैठे हैं 51 लोग जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीनियर जिनका समाज में अपना बहुत ही वर्चस्व वाले जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं इन सीनियर सिटीजन को कांग्रेस ज्वाइन करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप और हम सब मिलकर और कांग्रेस की रीति नीति और आपका मान सम्मान कांग्रेस के अंदर हमेशा बनाए रखेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज मैं सभापति महोदय डेलिया साहब, भाई बहन सभी यहाँ आपके उमा शंकर जी, आपके भाई कैलाश जी, हमारे संपत जी, सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं मंच पर अतिथिगण, पंडाल में सभी विराजमान महानुभाव, माताओं, बहनों,
नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, 25 तारीख के दिन चुनाव होने जा रहे हैं और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और आप लोग 36 कौम के विश्वास पर चौथी बार मुझे प्रत्याशी कांग्रेस का बनाया है। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहूँगा कि प्रदेश में कांग्रेस के मुखिया हमारे अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में शानदार काम हुआ पूरे राजस्थान में और बाड़मेर में विकास की कोई कमी नहीं रही, चाहे यहाँ सड़कों का काम हो, पट्टे देने का काम हो, ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो। बाड़मेर में आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात हो, सड़कों की बात हो, पूरे बाड़मेर विधानसभा में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1700 किलोमीटर पाइप ये आपकी सड़कें, आपके CAC, PAC, यहाँ आपके सिटी डिस्पेंसरी, 25 लाख तक का इलाज, शानदार जो 10 योजना है उसमें आपके गैस सिलेंडर 500 में पहले आदि परिवारों को दे रहे थे, अब मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, सभी महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो जाए, मतलब उनको कहीं दूसरी ओर नहीं अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, ये उनके खाते में 10,000 ये डालेंगे। और सीनियर सिटीजन के लिए भी जो पेंशन बढ़ाई है, सरकारी कर्मचारियों की OPS पेंशन पूरा लागू की है, अन्य जो शानदार योजनाएं, अब ये जो जितने भी हमारे युवा छात्र और छात्राएं कॉलेज में जितने भी पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी हमारे लैपटॉप और टैबलेट देने की घोषणा की है। सबसे बड़ा कदम उठाया था कि हमारे ये जो छात्र और हमारी बेटियां आगे किस तरह से तकनीकी और आगे किस तरह से पढ़ सके, ये भी इसमें घोषणा की है। पर 15 लाख का बीमे की बात करो, चाहे गायों के लिए 2 रुपये किलो गोबर, जितनी भी गायें लोग पाले रोड पे नहीं घुमाए, इसके लिए भी प्रोत्साहन के लिए इसकी घोषणा की है। कहने का उद्देश्य है कि बाड़मेर में पानी की समस्या, मीठा पानी हिमालय का बाड़मेर लाना, कितने ओवर ब्रिज बनने हैं, कितनी और सड़कें बन रही है, बाड़मेर में सीवरेज सिस्टम ठीक हो। यहाँ हमने सेकंड विकल्प ये किया कि भाड़खा से बाड़मेर पाइपलाइन और ट्यूबवेल खोदकर और उसके टेंडर हो चुके हैं, वो भी काम शुरू हो रहा था कि बाड़मेर शहर में पानी की समस्या रहे ही नहीं। पुरानी पाइपलाइनें बदल लेंगे, सीवरेज ठीक कर लेंगे, कच्ची बस्तियों का विकास करेंगे। ये सारी बातें आने वाले समय में हम मिल बैठकर बाड़मेर को साफ सुथरा और सुंदर कैसे बना सकें, इसका पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया ईमानदारी के साथ, और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 25 तारीख के दिन हाथ के निशान पर आप मुझे आशीर्वाद दें, और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके हर सुख दुख में ईमानदारी के साथ बाड़मेर के विकास में आपके लिए शहर को किस तरह से आगे बढ़ाएं, प्रदेश में लोगों किस प्रकार खुशहाल हो, शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में हम सब कैसे आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ हम इसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 4 कार्यक्रम मेरे और है, इसमें जाना है, जल्दी थी, सभी को बोलना भी था। हमारे सिटीजन भी ये सारे जो आज ज्वाइन किए ये भी अपने भाव व्यक्त करने चाह रहे थे, पर मैं आपसे छुट्टी लेता हुआ आपसे यही कहूँगा, आपका आशीर्वाद 25 तारीख के दिन जहाँ भी हो, आप जहाँ भी हो, कोई बाहर बैठा हो, अपने रिश्तेदार हो, कोई रूठा हुआ हो वगैरह कोई हो, तो उनको मनाकर हाथ के निशान पर बटन दबाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। ये हमारे कैलाश जी के भतीजे साहब और अच्छा आर्टिस्ट है, अपने हाथ से बनाई है। आपको विधि भाव के लिए आप वगैरह और 3 तारीख को आप विजय होंगे, ये हमारे सभी की शुभकामनाएं।